नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज है डे 10। इसमें अपन ग्रुप डी के 2025-26 में हुए एग्जाम 25 दिन का चैलेंज देकर चल रहे हैं। तो टोटल 2525 क्वेश्चंस का आज मानव नेत्र एवं रंगीन संसार जो फिजिक्स का चैप्टर है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर के 47 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले कल अपन ने फिजिक्स में शुरुआत की थी, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर था। इसी का यहाँ पर नेक्स्ट आपका चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर भी। 47 क्वेश्चंस हैं, उसमें 150 क्वेश्चंस थे। इस प्रकार फिजिक्स के ओवरऑल 900 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो एंड तक आप ये सीरीज से जुड़े रहेंगे तो सारी फिजिक्स भी आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएगी और बायोलॉजी भी कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। तो आज अपन यहाँ पर शुरुआत करें उससे पहले जो भी कैंडिडेट को ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ में टोटल आपके 2525 क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी के 27 से चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया गया है। और आप देखेंगे इस टाइप से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। और जो कैंडिडेट ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट और ऐप से लेते हैं तो TGRAM25 ये कूपन कोड यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा आपके इस कूपन कोड के बाद लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में आपकी पीडीएफ हो जाएगी। और उसमें प्रिंट वर्जन पेज नंबर 4 में मिल जाएगा। इसके नीचे एक ड्राइव की लिंक है, स्कैनर भी है जिसमें प्रिंट वर्जन 370 पेज में आप डाउनलोड कर पाएंगे और ये पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल में। बाकी डाउनलोड कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेमो वीडियो भी आप देख सकते हो। कोई भी एरर आती है तो वहां पर चैट का ऑप्शन भी है और toptrendinggk@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। तो कक्षा 10th का अपन देख रहे हैं फिलहाल, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष सवाल है, आग या रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म वायु की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का यादृच्छिक रूप से हिलना या झिलमिलाना। जैसे आग की कोई भट्टी है और भट्टी के ऊपर से आप देखते हो, क्योंकि वहां पर जो धुएं से होते हुए और आप सामने कोई वस्तु देख रहे हो तो वो आपको झिलमिलाती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर धुआं खुद जो ये विक्षुब्ध धारा है ये खुद ऐसे झिलमिलाता हुआ है तो वह सामने वस्तु भी झिलमिलाती। कारण क्या है कि जब भट्टी है इसके ऊपर की वायु है वो गर्म होती है और गर्म वायु होती है विरल, ठीक है। और बार बार ऐसा नहीं कि यहाँ पर गर्म वायु फिक्स है, जो भाप ऊपर उठ रही है वो भी अलग अलग घनत्वों से बार बार चेंज हो रही है और चेंज होने के कारण बार बार वहां पर अपवर्तन हो रहा है उसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि यहाँ पर दो लेयर बन गई है, एक ठंडी वायु की जो ऊपर है वो आपके ठंडी वायु सघन है और नीचे वाली ये विरल परत बन गई है, जिसके कारण यहाँ पर अपवर्तन हो रहा वायुमंडलीय। और उसी अपवर्तन के कारण आपको उनके समक्ष रखी वस्तुएं जो सामने हैं उसके पीछे रखी वस्तुएं हैं वो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है झिलमिलाती हुई नजर आती है। तो ये वाला हो जाएगा अपवर्तन, करेक्ट है। अगला है, यदि एक सामान्य मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सीलियरी मांसपेशियां यानी पक्षमाभी मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सवाल आप देखेंगे कि मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है। जो समंजन शक्ति अधिकतम का अर्थ है कि आंख जो निकटतम बिंदु है ना, नियर पॉइंट, उसकी वस्तु को देख रही है। जैसे निकटतम बिंदु अपना 25 सेंटीमीटर है, यानी अपन नजदीक अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, 25 से कम सेंटीमीटर की स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आपकी समंजन शक्ति अधिकतम है, मतलब निकट बिंदु है ना जो 25 सेंटीमीटर पर आपका रहता है सामान्य एक स्वस्थ मानव की नेत्र के लिए, तो वो आप देख पा रहे हो। निकटतम बिंदु देख रही है तो जो सिलेरी मांसपेशियां है वो संकुचित होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर फोकस दूरी आपकी कम होगी। इसको ऐसे समझिएगा कि ये आपका उत्तर लेंस होता है ना, मानव नेत्र का उत्तर लेंस, इसकी दो स्थिति बन सकती है। एक तो ये इस प्रकार आपका पतला हो जाए जिसकी वक्रता कम हो जाए, एक यहाँ पर इस टाइप से मोटा हो जाए जिसके आपकी कर्वेचर है, वक्रता है वो बढ़ जाए। अब दोनों ही केस में, इस केस में आप देखेंगे इसमें शिथिलता है, खिंचाव नहीं है, और इसमें आपका संकुचन है। जब संकुचन होगा तो फोकस पॉइंट है ना, यानी फोकस दूरी उसकी कम हो जाएगी, और फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वो निकट की वस्तु को सही देख पाएगा। फोकस दूरी ज्यादा है तो वो दूर की वस्तुओं को सही फोकसित कर पाएगा रेटिना पर। जो ये वाली स्थिति, ये है पक्षमाभी पेशियां शिथिलन की स्थिति। इसमें पक्षमाभी पेशियां शिथिलन में होती है। शिथिलन में होने का मतलब है कि पक्षमाभी पेशियां ज्यादा खींचाव नहीं है, तो ये इस प्रकार से पतला लेंस हो गया जिसकी कर्वेचर आपके बहुत कम है, तो ये इस प्रकार बड़ा बनेगा तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। और इसमें खींचाव आया है, इसमें पक्षमाभी पेशियों ने
खिंचाव संकुचन किया है, तो इसी संकुचन की वजह से ये आपका मोटा लेंस बना, और ये वक्रता ज्यादा होने का मतलब इसकी फोकस दूरी कम हुई। फोकस दूरी कम हुई नजदीक की वस्तु देखने के लिए, ये स्थिति होगी नजदीक की वस्तु देखने के लिए, जिसमें फोकस दूरी कम होगी और इसकी वक्रता अधिक होगी या फिर संकुचन होगा। और दूर की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी है वो आपकी ज्यादा होगी, और दूर की वस्तु देखने के लिए पक्षमाभिपेश या फिर शिथिलन की अवस्था में आएगी और इसकी वक्रता आपकी कम होगी। ये है ध्यान देना। तो यही याद रखना है कि दूर की वस्तु के लिए जो सिलेरी मांसपेशियां वो शिथिल अवस्था में रहती है, नजदीक की वस्तु के लिए सिलेरी मांसपेशियां संकुचन की अवस्था में रहती हैं। आगे सवाल आएगा, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि, तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में वर्गीकृत हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि अलग अलग जो वर्ण हैं उनकी चाल अलग अलग होती है। कांच में विभिन्न रंग, जो अलग रंग है अलग अलग, वो भिन्न गति से चलते हैं। इसी कारण वहां पर आपका श्वेत प्रकाश है अलग अलग 7 कलर में आपको देखने को मिलता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और कांच जैसे माध्यम में प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग अलग है तो प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के साथ बदलता है। चूंकि कांच में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रिज्म के अंदर अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, तो आपको सभी कलर दिखाई देते हैं। अलग अलग एंगल पर वहां पर बेंड हो रहे हैं, तो आपको सातों के साते कलर दिखाई देंगे। यही आपका वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशुद्ध तप्त वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तु का लहराना। ये सेम चीज उस सवाल 1 में देखी है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। जो एकदम से गर्म हवा है, जैसे आपके आग की भट्टी है तो उसके ऊपर से उठती गर्म हवा है, उसके माध्यम से आप कोई वस्तु पीछे देख रहे हो तो वो लहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय एक गर्म लहर बन गई है। तो इस एक विरल गर्म जो इसके आसपास का वातावरण रहेगा वो विरल माध्यम बनाएगा, क्योंकि हल्की वायु है और फिर गर्म वायु हल्की होगी, और फिर उसके साइड में ठंडी वायु है, तो दोनों में वायुमंडलीय आपका अपवर्तन होगा, तो आपको झिलमिलाती हुई वस्तुएं दिखाई देगी। इसके ऊपर गर्म है लेकिन जो वस्तु देख रहे हो उसके ऊपर तो नहीं है ना गर्म, तो छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। अगला सवाल, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? प्रकीर्णन का तो ये टिंडल वाला हो जाएगा। ये प्रकाश का आपके प्रक्षेपण होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर आई है, प्रक्षेपण लिखिएगा। प्रकाश के प्रक्षेपण की परिघटना को सबसे पहले किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? प्रक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण की बात हो रही है, जहां पर प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, 7 अलग अलग रंगों में वर्गीकृत हो रहा है। तो स्पेक्ट्रम उन्होंने प्राप्त किया था आइजैक न्यूटन, करेक्ट होगा। जब यहाँ पर प्रक्षेपण वर्ण विक्षेपण की बात आएगी तो सर आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, और उन्होंने ये दिखाया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। और बाकी यहाँ पर प्रकीर्णन की बात करें तो टिंडल प्रभाव आपने सुना होगा, तो जॉन टिंडल ने इसको सबसे पहले समझाया था। प्रकीर्णन होता है जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, धूल, धुआं, जल की बूंदें, उनसे जब प्रकाश किरणें टकराती है तो फिर आगे प्रकाश फैल जाता है और उसका मार्ग दिखाई देता है। तो आइजैक न्यूटन है, ये आपका प्रक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, इसको टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर तिर्यक्त आपतित होता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रिज्म से गुजरते समय बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। दोनों ही सही वाले स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिज्म से गुजरते समय बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब वहां पर चाल कम होगी। अपवर्तनांक ज्यादा यानी चाल कम, और अपवर्तनांक कम यानी चाल ज्यादा, ठीक है। जैसे आप देखते हो, एक साइड आपके वायु है, एक साइड आपका जल है। जल में आप प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है? वायु में होगी ना। जल में कम क्यों होती है? क्योंकि जल का अपवर्तनांक ज्यादा है, सघन माध्यम है, अपवर्तनांक ज्यादा है, सघन माध्यम, तो चाल कम हो जाएगी। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो इसकी चाल अधिकतम हो जाएगी, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो चाल यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। तो जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसके कारण कांच में इसकी चाल सबसे कम होती है। वेवलेंथ कम है तो स्पीड कम हो गई। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक है तो इसलिए लाल रंग लंबी दूरी ट्रेवल करता है। आप देखते हो साइन बोर्ड वगैरह सभी लाल रंग के होते हैं उसमें सिंबल, तो कांच में इसकी चाल सबसे अधिक होगी और अपवर्तनांक वहां पर न्यूनतम होगा। तो अपवर्तनांक n और चाल का संबंध इस प्रकार है, n बराबर c/v।
तो सी तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। वी उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो ये वी ज्यादा होगा, चाल ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो अपवर्तनांक की वैल्यू कम आ जाएगी। तारों के टिमटिमाने के संबंध में कौन से कथन सही है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपका। तो यहाँ पर एक वाला स्टेटमेंट एक्चुअल में ये है, यहाँ पर मिस हो गया कि रात के समय तारे की स्थिति में स्पष्ट परिवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये बात तो सही है। साथ ही साथ रात के समय तारे की स्थिति में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। दिन में तो सूर्य का प्रकाश वैसे ही होता है, तारा आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य नजदीकी तारा सबसे। एक स्टेटमेंट ये भी था कि तारे टिमटिमाते क्योंकि उनका अपना प्रकाश होता है। अपना प्रकाश तो सूर्य का भी होता, तो वो तो नहीं टिमटिमाता। तारे प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं टिमटिमाते, एक ये भी स्टेटमेंट था, और जो कि दोनों गलत हो जाएंगे। रात के समय तारे की स्थिति में स्पष्ट परिवर्तन होता है और तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, ये वाली चीज आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि पृथ्वी के करीब है और विस्तृत स्रोत है, तो प्रकाश है, काफी सारी किरणें आती है, एक साथ मिल जाती है, तो ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलेरी पेशिया, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पास की वस्तु को देखता है ना, उस केस में लेंस की संवेदन क्षमता अधिकतम होगी और फोकस दूरी, पास है तो फिर फोकस दूरी कम लेनी पड़ेगी, न्यूनतम फोकस दूरी कम से कम। तो फोकस दूरी कम होने के लिए सिलेरी पेशिया संकुचित होगी, सिकुड़ती है, वो सिकुड़ती है तो वो ये लेंस की वक्रता बढ़ेगी, तो फोकस दूरी अपने आप कम हो जाएगी। नहीं तो लेंस की वक्रता कम हो, इस प्रकार से कर्वेचर कम हो, तो फोकस दूरी फिर ज्यादा होगी। तो इस केस में आप कहेंगे लेंस मोटा होगा, यानी वक्रता इसकी बढ़ जाएगी और ये सिकुड़ेगी। जो पक्षमावी पेशियां इनके साथ जुड़ी हुई है वो क्या है, सिकुड़ने का काम करेगी, सिकुड़ेगी तभी इसको ऐसे खींच के ले आएगी और ये मोटा हो जाएगा। सिकुड़ती और लेंस मोटा हो जाता है। इसका विपरीत होता है दूर की वस्तु के लिए। दूर की वस्तु के लिए आपका ये लेंस पतला होगा और मांसपेशियां है ना पक्षमावी, ये शिथिलन अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य का वर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के बिना नहीं किया जा सकता है? एक मिनट, यहां पर भी प्रकीर्णन और विक्षेपण में थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो ये होगा प्रकाश के विक्षेपण होगा, ठीक है। प्रकाश के विक्षेपण के बिना नहीं किया जा सकता है, यानी वहां पर प्रकाश का विक्षेपण तो होगा ही होगा। कौन सी घटना में प्रकाश का विक्षेपण होगा ही होगा? विक्षेपण यानी प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में वर्गीकृत होगा, वहां पर देखने को मिलेगा 7 अलग अलग रंगों का स्पेक्ट्रम। तो वो इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते ही है, तो यहाँ पर तो विक्षेपण चाहिए ही चाहिए। बाकी तारों का टिमटिमाना, समय पूर्व सूर्योदय, जो मृग तृष्णा होती है जो आपको रेगिस्तान में देखने को मिलती है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जल है आगे। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। मृग तृष्णा प्रकाश जो भ्रम होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है, हालांकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है। इंद्रधनुष के निर्माण में आपका अपवर्तन होता है 2 बार, अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। ये सारी घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण में, जिनमें वर्ण विक्षेपण भी जरूरी है। बाकी आप समय पूर्व सूर्योदय देखते हो तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मरीचिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला सवाल है, रिक्त स्थान होने पर तारे अधिक स्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो तारे कब अधिक टिमटिमाते हुए दिखते हैं? तारों के क्षितिज के पास होने पर। यानी ये डिपेंड करता है कि हमसे तारे कितने दूर हैं। आप देखते हो जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य अपन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, तभी तो अपन को लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग ही अपने पास पहुंच पाता है, बाकी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। लेकिन यहाँ पर तारे अधिक स्पष्ट रूप से टिमटिमाते, यानी जितना ज्यादा तारे दूर होंगे उतने ही वो ज्यादा टिमटिमाएंगे। तो ज्यादा तारा दूर कब होगा? जब वो तारों के क्षितिज के पास, तारे क्षितिज के पास होंगे तब वो तारे दूर होंगे, हॉरिजॉन के पास में होंगे, बिल्कुल ये अपनी अर्थ है। तो तारे यहाँ पर हॉरिजॉन के पास होंगे ना, तो तारे क्षितिज के पास है, तो उनके प्रकाश को हमारे पास पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल के माध्यम से तय की गई दूरी जितनी अधिक होगी, अपवर्तन की मात्रा और वायुमंडलीय अस्थिरता का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि क्षितिज के पास स्थित तारे शिरोबिंदु सीधे सिर के ऊपर की तुलना में अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होती है? तो यहाँ पर तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त 2 मिनट पहले और बाद में हो जाना, अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त है, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ज्यामितीय स्थिति से अधिक ऊंचा दिखाई देना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, क्योंकि सूर्य होता है ना
वास्तविक ज्यामितीय स्थिति से अधिक ऊंचा दिखाई देना आकाश में अपनी वास्तविक ज्यामितीय स्थिति, क्योंकि यहाँ पर सूर्य काफी बड़ा है तो ऊपर और नीचे दोनों से अलग अलग अपवर्तन होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे की वजह है वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है, और इसके पीछे की वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। बाकी कलर प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, अपने पास पहुंचते ही नहीं है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो अपने पास पहुंच जाता है, वो ही दिखाई देता है। तो लाल रंग दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। क्षितिज के पास नीले और बैंगनी जैसे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, यानी रंग फैल गए, दिखाई नहीं दी, पहुंचे ही नहीं है। क्षितिज के पास सूर्य सबसे ज्यादा अपने से दूरी पर होगा, तो ज्यादा दूरी पर ये कलर तो पहले ही फैल जाएंगे, नहीं दिखेंगे। लंबी तरंगदैर्ध्य लाल रंग अपने पास पहुंचेगी, इसलिए आपको रक्ताभ सूर्य दिखाई देता है। अगला सवाल है, प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। ये जो आपका प्रिज्म है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। यहां पर कोई आपतित प्रकाश की किरण है। अब आपतित प्रकाश की किरण प्रिज्म से अपवर्तन होगा, प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो अभिलंब आपतन कोण है ना, वो अभिलंब से डिफाइन होगा। ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ बना कोण है, ये आपतन कोण है, ठीक है, आई है। अब देखिए किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब पूरा मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो किरण आपके अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन जाएगी नहीं, ये सॉरी अभिलंब के पास आ जाएगी, क्योंकि ये बार आपकी विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है, ये आपका हो जाएगा प्रिज्म कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिलंब के पास आएगी किरण, तो पास आएगी तो ऐसे हो जाएगी। अब यहां से एक और अपन अभिलंब ड्रॉ करते हैं इसी सेकंड फलक पर, तो यहां पर आपका अभिलंब ड्रॉ हो गया। अब ये किरण अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि वापस विरल माध्यम में जा रही है, तो ये ऐसे। अब इस किरण को आप ऐसे पीछे करेंगे तो आपको दोनों, एक तो आपतित किरण और निकलने वाली निर्गत किरण, ये किरण कौन सी है? निर्गत है, ठीक है, और ये है आपतित किरण। तो निर्गत किरण को पीछे और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर इनके बीच का जो एंगल आपका बन रहा है ना, वो एंगल है विचलन कोण। इस विचलन कोण को डी से डिनोट करते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, डी, ये एंगल विचलन कोण है। कि किरण इतनी डेविएट हो गई, ऐसे जानी चाहिए थी, यहां आ गई है, तो ये विचलन कोण हो गया है। इसे आप डी से डिनोट करते हो। और आपको प्रिज्म कोण पूछ ले तो प्रिज्म के जो ये दो फलक के बीच में कोण है ना, ये आपका प्रिज्म कोण हो जाएगा, ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं है? प्रकाश का अपवर्तन विलंबित सूर्यास्त है, प्रकाश का अपवर्तन तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। भाई लेंस में तो अपवर्तन ही होगा, और क्या होगा? दर्पण में अपवर्तन कहां होगा? दर्पण में होगा परावर्तन, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? सवाल है, प्रकाश प्रकीर्णन की परिघटना के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? स्टेटमेंट है, प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा उस माध्यम के कणों के आमाप से स्वतंत्र होती है जिससे प्रकाश गुजर रहा होता है। कहने का मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट है ना, ये सत्य नहीं है जो इसमें दे रखे हैं। जो प्रकीर्णन यानी प्रकाश की किरणों का टकराकर फैल जाना, किसी कणों से टकराकर फैल जाना, तो कण यहाँ पर आमाप यानी उसकी साइज अलग अलग होती है। ये कण की साइज छोटी है, यानी छोटी साइज के कण है, वो नीले रंग के प्रकाश को फैला पाएंगे, अन्य रंग के प्रकाश को नहीं फैला पाएंगे। यदि बहुत बड़े कण हैं तो वो सारे रंग के प्रकाश को फैला पाएंगे, सभी रंग के प्रकाश को फैलाएंगे तो वो सभी रंग फैलेंगे तो आपको श्वेत कलर दिखाई देगा एक साथ। प्रकीर्ण प्रकाश की मात्रा उस माध्यम के कणों के आमाप से स्वतंत्र थोड़ी है, निर्भर करती है, कणों की साइज पर निर्भर करती है जिससे प्रकाश गुजर रहा है, और प्रकीर्ण प्रकाश की मात्रा उस पर डिपेंड करती है कि कण कितने बड़े या छोटे हैं। उसी पर आपके बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होगा या फिर अदर रंग का प्रकीर्णन होगा। कण छोटा है तो केवल बैंगनी रंग का होगा, बड़ा है तो सारे कलर का कर देगा। प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो क्या प्रकीर्णन ज्यादा होगा? ऐसा नहीं है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य आपको पता सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, अनुक्रमानुपाती कहां हो गया? तो प्रकीर्णन की मात्रा अनुक्रमानुपाती नहीं होती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगे। पहला इसलिए गलत है क्योंकि प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा कणों की साइज पर डिपेंड करती है। सूक्ष्म कण तो नीले,
प्रकाश को परिकिरणित करते हैं यदि छोटे कण हैं। बड़े कण हैं सभी रंग को परिकिरणित करेंगे तो सभी एक साथ सफेद दिखाई देंगे। और रेले के नियम के अनुसार परिकिरण की मात्रा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती हुई। ये लैम्डा है ना तरंगदैर्ध्य, इसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कम तरंगदैर्ध्य का परिकिरण अधिक होगा और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका प्रकाश कम फैलेगा। और यदि कणों का आकार मैंने कहा ना बहुत बड़ा है तो सभी कलर को वो परिकिरणित कर देगा। तो बादल की बूंदे आपको देखने को मिलती है तो सफेद प्रकाश वहां से देखने को मिलता है क्योंकि सभी कलर परिकिरणित होकर आ रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी बदलती है तो समंजन समता हो जाएगी। समंजन समता में जो अभिनेत्र लेंस है, जो उत्तल लेंस है, वो पास की वस्तु है तो फोकस दूरी कम करेगा और दूर की वस्तु है तो फोकस दूरी बढ़ा देगा। तो फोकस दूरी कम ज्यादा ये पक्षमापी पेशियां इसको नियंत्रित करती है, तो ये समंजन समता कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः सहायता करता है। क्रिस्टलीय लेंस होता है ये फोकस दूरी का समायोजन करता है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है वस्तु के रंग का पता लगाने, मस्तिष्क को सिग्नल भेजने, फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित है। देखिए प्रकाश कितना प्रवेश करेगा वो तो आइरिस और पुतली नियंत्रित करती है। सबसे आगे नेत्र में आपका कॉर्निया होता है और कॉर्निया का भाग किससे ढका, कॉर्निया किस पर कवर किया जाता है, तो कॉर्निया होता है आपके आइरिस, और आइरिस में जो हॉल होता है ना पुतली, उसके ऊपर कॉर्निया होता है। कॉर्निया से प्रकाश आइरिस पे आएगा, आइरिस है ना पुतली के आकार को कम ज्यादा करेगी, यानी प्रकाश ज्यादा आ रहा तो पुतली का आकार आइरिस कम कर देगा। प्रकाश कम जाना चाहिए अंदर क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, और प्रकाश बहुत कम है, अंधेरा है, तो ये आइरिस क्या करेगी, बाहर वाली जो आइरिस है ये पुतली का आकार बढ़ा देगी ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जा पाए और वस्तु आप स्पष्ट रूप से देख पाए। तो नेत्र का ये क्रिस्टलीय लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रकाश की मात्रा नियंत्रण लेंस नहीं करता है, पुतली और आइरिस करती है। क्रिस्टलीय लेंस तो जो फोकस दूरी है उसका समायोजन करती है, फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन करती है। उसका जो लेंस है कर्व ज्यादा हो गया तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, और कर्व कम हुआ, पतला हुआ, मतलब शिथिलन हो गई पक्षमापी पेशियों में, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूर की वस्तु आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल सत्य है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घूर्णन नहीं है। अग्रिम तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है, 2 मिनट पहले सूर्योदय होता है और 2 मिनट बाद अस्त होता है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते? 3 होते। 2 त्रिभुज होंगे, 2 आमने सामने आपका त्रिभुज होगा, और साइड में और ऊपर 3 टोटल हो जाएंगे, दोनों साइड में एक ऊपर 3 आपके आयताकार पार्श्व पृष्ठ होंगे। आप प्रिज्म देखेंगे तो ये आपका शेप प्रिज्म का है, जिसमें ये आपको एक तो त्रिभुज ये दिख रहा है, एक ये 2 त्रिभुज हैं। और जब आयताकार ये फलक की बात करेंगे तो एक आपका ये आयताकार है, एक इसके सामने वाला, एक जो नीचे आधार है वो भी आयताकार है। तो 3 आयताकार फलक हो जाएंगे, पार्श्व फलक हो जाएंगे, और 2 त्रिभुजाकार फलक हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 5 फलक होते हैं। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी? रेटिना। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, जो अपना पर्दा है ना, वो रेटिना है। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना क्या करती है, रेटिना में 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, शंकु और शलाका, रॉड एंड कॉन। ठीक है, रॉड आपके कम प्रकाश के लिए और कौन क्या होती है, रंगों के लिए रहती है। तो यहां से प्रकाश विद्युत संकेत में कन्वर्ट होता है और ऑप्टिक नर्व से होता हुआ अपने मस्तिष्क में जाता है। रेटिना नेत्र का सबसे पिछड़ा भाग है, जो नेत्र गोला है उसमें सबसे पीछे वाला भाग है ना, वो आपका पीछे वाला पर्दा है, वो रेटिना है। जो एक कॉमन सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें भारी संख्या में रॉड एंड कॉन सेल्स होती है। प्रदीप्त होने पर ये प्रकाश सुग्राही कोशिका यानी रॉड और कॉन से ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, और ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जहां पर अंध बिंदु भी होता है, तो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ आपके मस्तिष्क तक जाता है। कॉर्निया जो ऑप्शन में है, तो आंख का सामने वाला पारदर्शी हिस्सा जहां से प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया। एक बार मैं आंख की आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो हमारा जो 31 चैप्टर है ई बुक एनसीईआरटी के, उसमें हमने आपको इस टाइप से डायग्राम सहित बताया है कि आंख में सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये आप देखते हो ना गोल गोल, ये तो है आपका पुतली, ये हॉल होता है एक्चुअल में। और उसके चारों तरफ जो कलर देख रहे हैं ना, आंख का कलर डिफाइन होता है, जिसमें ये अलग अलग, काफी जनों के अलग अलग भूरा कलर होता है, किसी के सफेद भी, तो ये अलग अलग कलर होता है। ये आइरिस होता है, जिसे आप परितारिका कहते हो, ये आइरिस है। ठीक है, अब देखिए जो आपको सफेद वाला दिख रहा है ना, ये स्क्लेरा है,
और स्क्लेरा ये पूरे एंड तक है, ये नेत्र गोलक है ना, तो ये पूरा सफेद है, पीछे तक आपका सफेद भाग है, ये गोला पूरा सफेद भाग है पीछे तक। तो इसे आप बोलते हो, यहां पर स्वच्छ मंडल होगा कॉर्निया और सफेद भाग है स्क्लेरा होता है, ये वाला श्वेत पटल या फिर स्क्लेरा, दृढ़ पटल भी आप कहते हो, ये सफेद वाला भाग जो अपारदर्शी होता है। अब सबसे सामने आपका आंख का ये है परितारिका और बीच में पुतली है। ये परितारिका और पुतली दोनों किससे ढके हुए हैं? एक पारदर्शी परत है, एक पारदर्शी पारदर्शी कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? पारदर्शी, आप समझ सकते हो, एक ऐसी पन्नी है पारदर्शी जिनसे प्रकाश प्रवेश करता है। ये पारदर्शी है और ये वाला सफेद वाला भाग अपारदर्शी है। तो आंख का सबसे बाह्य परत कौन सी है? तो सबसे बाह्य परत यही है आपका, सबसे सामने आपका कॉर्निया है, साइड में आपका हो जाएगा ये श्वेत पटल या फिर स्क्लेरा। तो आंख का सबसे आगे वाला हिस्सा आपका कॉर्निया है, कॉर्निया से प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तो वो पुतली अंदर ये आपका हॉल होता है, इससे होता हुआ इसके पीछे क्या है? ये लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस है, जो उत्तर लेंस है, ये पुतली के पीछे है जस्ट। और इसके साइड में आपकी पक्षमापी पेशियां है। तो दो चीज दिमाग में रखना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करती परितारिका की प्रकाश कितना अंदर जाना है। यदि प्रकाश बहुत ज्यादा आपका उजाला हुआ, उस केस में पुतली अपना आकार है वो छोटा कर देगी, क्योंकि प्रकाश कम जाएगा तभी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा लेंस को। यदि बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ तो पुतली अपना आकार बढ़ा देगा। तो ये पुतली अपना आकार कैसे बढ़ाएगा, कैसे छोटा करेगा? तो वो काम करेगा परितारिका। परितारिका पुतली का आकार कम ज्यादा करने का काम करता है। अब आगे प्रकाश लेंस से अपवर्तित होगा और रेटिना पर फोकस करेगा। अब लेंस का कर्व, ये लेंस मोटा होगा पतला होगा, ये भी पक्षमापी पेशियां लेंस का संवेदन क्षमता को एडजस्ट करती है। लेंस है वो, उसकी वक्रता है वो कितनी, लेंस पतला होगा या मोटा होगा, ये डिफाइन करती है पक्षमापी पेशियां। और ये रेटिना पीछे पूरा एक पर्दा है, ये रेटिना है। और रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती हैं, शंकु और शलाका, एक रॉड एंड कॉन होती है। और दोनों टाइप की कोशिकाएं हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकाश सिग्नल आता है इसको विद्युत संकेत में कन्वर्ट करके ये दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक सिग्नल जाता है। और एक तरीके से दृष्टिपटल ये रेटिना है। रेटिना पर हमेशा छवि बनती है वास्तविक और उल्टी बनती है। चलिए अगला सवाल है, प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होती है? समानांतर नहीं होती है। आपतित और निर्गत किरण समानांतर कहां होती है? उसके बीच में तो एक एंगल बनता है। प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है, बिल्कुल होगा, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के कोण बीच का कोण होता है। ये सभी स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी संरचना वक्रता को संशोधित कर दे और इस प्रकार रिश्तेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने में पक्षमापी पेशियां होती है, सिलेरी पेशियां होती है, जो लेंस की वक्रता को चेंज करती है और वहां से फोकस दूरी चेंज हो जाती है। तो यदि ये पक्षमापी पेशियां शिथिल अवस्था में रहेगी तो लेंस ढीली अवस्था में, शिथिल अवस्था में रहेगी तो ये वक्रता क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी इस टाइप से। और यदि ये सिकुड़ेगी तो इस टाइप से वक्रता बढ़ जाएगी। अब यहां पर वक्रता कम हुई तो फोकस दूरी बढ़ी है, फोकस दूरी बढ़ी है तो ये दूर की जब वस्तु देखने के लिए काम आता है। यहां पर वक्रता ज्यादा हुई मतलब फोकस दूरी घटी तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्षेपण की परिघटना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? प्रक्षेपण जो वर्ण विक्षेपण होता है, श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग कलर में विभाजित होता है। तो श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरते समय अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होता है। यही प्रक्षेपण की परिघटना है, जिसमें 7 अलग अलग कलर में ये कलर होते हैं। विबज्योर का फॉर्म आप देखने को मिलता है। तो विबज्योर का मतलब होता है वी यानी वायलेट बैंगनी कलर है, आई यानी जामुनी कलर है, फिर आपका ब्लू VIBGYOR ये कलर का क्रम रहेगा, प्रिज्म द्वारा बनाए गए वर्णों का क्रम होता है। याद रख सकते हो विबज्योर से, बैंगनी स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर और लाल स्पेक्ट्रम दूसरे सिरे पर होता है। इस टाइप से बैंगनी एक सिरे पर, लाल दूसरे सिरे पर, और सबसे कम विचलन हुआ लाल कलर का और बैंगनी का सबसे अधिक विचलन हुआ है, ये ध्यान देना है। ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। अगला सवाल है, इंद्रधनुष जो वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश पर जल की बूंदों की किस क्रिया के कारण होता है? इंद्रधनुष में 3 चीजें होती है, एक तो अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक वर्ण विक्षेपण। तो मैं बताता हूं,
इंद्रधनुष कैसे बनता है? ये देखिएगा जल की बूंद है, ठीक है। इस जल की बूंद में ये सूर्य का इंद्रधनुष के बनने के लिए सूर्य है ना वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है, बारिश की। अब ये सूर्य से श्वेत प्रकाश किरण यहां पर आई है। अब सबसे पहले तो ये अपवर्तन होगा यहां पर, भाई पानी की बूंद है तो अपवर्तन होगा और साथ साथ वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण होने से 7 कलर में ये विभक्त हो गया। अब उसके बाद ये वापस अपवर्तन तो होता है, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर ही अंदर बूंद में परावर्तित हो गई ये प्रकाश की किरणें, 7 कलर में विभक्त है ऑलरेडी। अब वापस यहां पर अपवर्तन होकर ये बाहर निकलेगी। तो 3 चीजें हुई कि नहीं हुई? प्रथम अपवर्तन, यहां पर सेकंड अपवर्तन, बीच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सबसे पहले वर्ण विक्षेपण। ये घटना देखने को मिलती है। और इंद्रधनुष यहां पर लाल किरण ऊपर और बैंगनी सबसे नीचे। तो आपने देखा इंद्रधनुष में अपवर्तन, परिक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर अंतिम अपवर्तन है। यह घटना आपको देखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? तो ये प्रेस वायुप्य हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। अब जब बात आई है नेत्र दोष की तो मैं तीनों ही नेत्र दोष के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं क्योंकि उनसे एग्जाम में सवाल आते ही है। सबसे पहले अपन निकट दृष्टि दोष की बात करें तो नाम का उल्टा होता है, इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। नाम का उल्टा, जैसे निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं कि निकट की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु, अब इसका नाम निकट दृष्टि क्यों हुआ है? दूर की वस्तु क्यों नहीं साफ दिखाई देती? जैसे एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूर बिंदु उसका अनंत पर होता है, ठीक है, अनंत पर उसका दूर बिंदु होता है। लेकिन जिसके निकट दृष्टि दोष है ना, वो दूर बिंदु अनंत से ना वो नजदीक आ जाएगा, अनंत पर नहीं रहेगा। दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि, यानी दूर बिंदु निकट आ गया है। दूर बिंदु नेत्र के निकट आ गया तो इससे दूर रखी वस्तु का इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने पहले बन जाता है। बनना रेटिना और चाहिए, दूर का कैसे मैं बताता हूं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु ऐसे होता है। ये आपका दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए था, अनंत पर, ठीक है, लेकिन ये नजदीक आ गया। जब ये दूर बिंदु नजदीक आया मतलब व्यक्ति को यहां से दिख सकता है, अनंत से नहीं दिख सकता है। दूर बिंदु नजदीक आ गया तब वो व्यक्ति स्पष्ट देख पाएगा, अनंत पर वस्तु नहीं देख पाएगा। अनंत से थोड़ा पहले है ना, वहां पर देखेगा तभी रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु ये निकट आ गया है। अब जैसे ये आपके अनंत की स्थिति, मान लेते ये दूर बिंदु निकट नहीं आता, अनंत पर होता, ये ओ वाली स्थिति निकट आ गया, ओ डैश है अनंत पर होता, उस केस में क्या इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता? नहीं, रेटिना से पहले बन जाता। आपको प्रतिबिंब चाहिए इस रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहले बन गया, यही तो निकट दृष्टि दोष है। यानी दूर बिंदु क्या आ गया? निकट आ गया और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया, निकट बन गया। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि आपको ये आपका प्रतिबिंब है इस रेटिना पर बनाना है। तो इस किरणों को आपको फैलाना पड़ेगा। ये डायरेक्टली हिट कर रही तो पहले बन रहा है, तो आप किरणों को थोड़ा फैला देंगे, इसको या नजदीक से नहीं, थोड़ा यहीं से पहले से ही फैलाएंगे ताकि ऑलरेडी यहां पर फैली हुई है तो ये रेटिना पर जाए प्रतिबिंब। ऐसे समझो ये आपके अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, अनंत से आ रही है, और इसका समाधान है एक अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो यहां से किरणें सीधी आई और लेंस से टकराने के बाद है वो किरणें फैल गई और आपको प्रतीत हो रहा है ये अनंत से आने वाली किरणें की मुख्य फोकस से आ रही है, यहां से आ रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दूर बिंदु जो निकट आया ना वो वाली स्थिति, ये आभास हो रहा है। तो ये आभास होने की स्थिति में ही आपका सही इमेज बनेगा। यहां पर आपको क्या है? दूर बिंदु अनंत से नहीं दिख रहा, लेकिन दूर वाला बिंदु जब अनंत वाला नजदीक आ गया तब रेटिना पर बन रहा है। तो उस दूर वाले को नजदीक तो लाना था। दूर वाले को नजदीक कौन लेकर आ गया? ये अवतल लेंस लेकर आ गया। अवतल लेंस ने क्या किया? अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु हो, प्रतिबिंब जैसे अनंत पर वस्तु हो ना, तो प्रतिबिंब उसका एक आभास होता है कि फोकस पर आ रहा है। वास्तव में फोकस पर होता नहीं, लेकिन निकट एक आभास कराया गया यहाँ पर इस लेंस के द्वारा। जब आभास कराया गया, निकट आ गया है, तो अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों को यहां से आप देखेंगे मोड़ दिया गया है, ठीक है, मोड़ दिया गया तो ये रेटिना पर फोकसित हो रही है, सही। तो ये निकट दृष्टि दोष का समाधान है एक अवतल लेंस। अब बात करते ये हुआ, स्थिति हुई कैसे? तो ये अवतल लेंस आप देखेंगे तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से, ठीक है, प्रतीत होती है, क्योंकि ये फैल जाती है और पीछे से प्रतीत होती है। ये प्रतीत वाला बिंदु ही जहां से आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है वस्तुएं,
ये प्रतीत होती है ना, ये यहां पर यदि आ जाए आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था अनंत पर, आप अनंत से कहां पर लेकर आ गए, ये नजदीक लेकर आ गए, दूर बिंदु को नजदीक लेकर आ गए। अब जब नजदीक लेकर आ ही गए हैं, है तो अनंत पर, लेकिन ऐसे आभास हो रहा है कि वो नजदीक आ गई, नजदीक आ गए, तो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप अगला सवाल देखते हो, सवाल तो क्या, समाधान। जैसे निकट दृष्टि दोष का क्या इलाज है, निकट दृष्टि दोष का इलाज ये है अवतल लेंस, निकट का इलाज है अवतल लेंस। अब ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाएगी। तो फोकस दूरी कम होने से हुआ क्या कि प्रतिबिंब आपका रेटिने पर था लेकिन उससे पहले ही फोकसित हो गया, फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम कब होती है, जब पक्षमापी पेशियां हैं वो आपके सिकुड़ती है, यानी ये वक्रता बढ़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है। और दूसरा कारण है आंख का आकार बढ़ जाना, आकार बढ़ा तो लेंस मोटा हो गया। अब नेक्स्ट अपन आपका अवतल लेंस का समाधान हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नाम से उल्टा होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि निकट बिंदु उसका दूर चला गया है। निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होता है ना, अब 25 सेंटीमीटर पर उसको वस्तु नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट, उसको 25 से ज्यादा सेंटीमीटर पर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो निकट बिंदु उसका दूर चला गया। उस केस में प्रतिबिंब उसका रेटिना से परे बन रहा है, रेटिना से आगे बन रहा प्रतिबिंब। ऐसे समझिएगा, ये आपका नजदीकी बिंदु होना चाहिए थे, यहां पर वस्तु दिखाई देनी चाहिए थी उसको, इस पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाई दे रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपका सही रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए आगे देखेंगे आप। अब यदि ये इस नजदीक वाले पॉइंट पर वस्तु को रख ही देना, नजदीक वाले पॉइंट पर, तो उसका प्रतिबिंब बन रहा पीछे, क्योंकि निकट बिंदु अब इसका दूर चला गया तो प्रतिबिंब इसका पीछे बनना लग गया। निकट बिंदु यदि दूर होता तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता, नजदीक है तो प्रतिबिंब बहुत आगे बन रहा है, ठीक है, आगे की मतलब पीछे बन रहा है रेटिना से इस साइड में। अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये खुद उत्तल लेंस ही है। उत्तल लेंस का ये आपका दूरदृष्टि दोष है ना, तो उदय जो उत्तल लेंस आएगा दूरदृष्टि दोष के लिए। अब उत्तल लेंस में एक केस होता है, ये आप देखेंगे उत्तल लेंस वाला केस, एक ही केस होता है जब वस्तु आपके प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच हो ना, तो प्रतिबिंब उसका यानी इसके सामने जिस डायरेक्शन में आपकी प्रकाश किरण आ रही उसी डायरेक्शन में, वैसे लेंस में सामने की डायरेक्शन में आपका बनता है उत्तल लेंस में। एक केस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, तो ये आभासी वाली स्थिति बनानी है, यानी निकट बिंदु को दूर लेकर जाना है। ये वाला पॉइंट पे आपकी वस्तु है ना, ऐसा लगना चाहिए कि वस्तु यहां पर है, तो ये इमेज बन जाएगी इसकी। जब ये लेंस रखेंगे ना तो इमेज इसकी पीछे बनेगी, जब पीछे इमेज बन ही जाएगी तब निकट बंदी दूर चला गया है, तो ये वाली स्थिति में तो वो सही रेटिना पर प्रतिबिंब कर पाएगा, फोकस कर पाएगा, क्योंकि प्रकाश किरणों को मोड़ता है। प्रकाश किरण सीधी निकली तो आगे प्रतिबिंब बन रहा है, आपको मोड़ा तो फिर प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। ये स्थिति होती है दूरदृष्टि दोष की। अब दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है कि वहां पर फोकस दूरी बढ़ गई, तो ज्यादा दूर यहाँ पर फोकस कर पा रहा है। फोकस दूरी क्यों बढ़ गई, क्योंकि पक्षमापी पेशी में शिथिलन आ गया और इसकी वक्रता है वो कम हो गई, या फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में वृद्धावस्था की स्थिति होती है, समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। ज्यादातर केस में जरा दूरदृष्टिता में निकट बिंदु की स्थिति दूर हो जाती है, मतलब नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और एक तरीके से उनको दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और ज्यादा इसके अतिरिक्त क्या होता है, जरा दूरदृष्टिता में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों ही एक साथ हो जाते हैं, तो पक्षमापी पेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, तो समंजन क्षमता में वहां पर कमजोरी और क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण ये दोष देखने को मिलता है। इसमें बाइफोकल लेंस ज्यादा काम में लेते हैं, द्विफोक्सी लेंस यदि उनको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों है, और बाकी मैक्सिमम केस में उनको दूरदृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस वहां पर काम में लिया जाता है। तो ये समंजन क्षमता का दुर्बल होने का कारण है कि वहां पर जरा दूरदृष्टिता देखने को मिलती है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। ज्यादातर केस में दूरदृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस से उसका समाधान हो जाता है। दोनों केस में बाइफोकल लेंस काम में लिया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस की विशेषता की बात करें तो नीचे उसका होता है ना, ऊपर दो लेंस होंगे भाई, एक ही आपके चश्मा में दो टाइप के, एक तो नीचे होगा तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए होगा, नजदीक की वस्तु स्पष्ट देखने के लिए आपका उत्तल लेंस होगा, और ऊपर होगा वो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस आपका निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए मतलब दूर की वस्तु उनको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। इसका कारण क्या है कि बैंगनी रंग की वेवलेंथ है ना, तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होती है। इसका प्रकीर्णन
सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का मतलब ये हुआ कि उसमें प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक वहां पर क्या, सॉरी न्यूनतम है ना, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य में स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, ए वाला। क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है इसलिए ज्यादा ये दूरी ट्रेवल नहीं कर पाता है, कम ही बेंड होता है, इसका अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है। अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है इसलिए इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। नहीं, तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तो अपवर्तनांक अधिकतम होगा, ये दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती है। बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी उसका अपवर्तनांक उसी रंग का उतना ही अधिक होगा और वो उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरण पुंज को उन्होंने श्वेत प्राप्त कर दिया था। पहले प्रिज्म का उल्टा रखा तो सातों कलर वापस श्वेत में कन्वर्ट हो गई। आइजैक न्यूटन ने दिखाई दी एक सीधा प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंग में तोड़ता है, तो उसके मार्ग में एक समान प्रिज्म को उल्टा रख दिया तो पुनः वो सातों रंग है ना, तो वो उन सातों रंगों को पुनः संयोजित कर देता है और एक श्वेत प्रकाश का पुंज बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को करता है आइरिस, परितारिका। ये पुतली जो एक छिद्र होता है जिसमें प्रकाश जाता है आगे लेंस में, और पुतली के चारों तरफ आपका आइरिस होता है जिससे आंख का कलर डिफाइन निर्धारित होता है। तो आइरिस पुतली के आकार को कम ज्यादा करता है, आइरिस को कहते हैं परितारिका। और ये कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है, पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है। मंद प्रकाश में प्रकाश कम आ रहा है तो आइरिस पुतली के आकार को बड़ा कर देगा, प्रकाश कम है तो ज्यादा प्रकाश जाए अंदर। तीव्र प्रकाश ज्यादा बहुत तेज है तो आइरिस क्या करेगा, अंदर पुतली के आकार को छोटा कर देगा। आप खुद अपनी आंखों में टॉर्च करके, किसी दोस्त की आंख में टॉर्च करके देखिएगा, टॉर्च के केस में जब आप करेंगे तो प्रकाश ज्यादा आएगा तो आप खुद पुतली को ये छोटा होते हुए देखेंगे, और जब आप अंधेरे में रहेंगे तो ये पुतली बड़ी हो जाएगी। आंख का रंग है ना इसी आइरिस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइड का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। सही बात है, टिंडल प्रभाव कोलाइड वाला सही है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायु नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती। नहीं, नीला कलर फैलता ज्यादा है, नीला कलर है ना उसकी वेवलेंथ कम होती थी, फैलता ज्यादा, वही कलर दिखाई देगा जो पूरा फैला हुआ है। तो ये प्रकीर्णन इसका सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये अवशोषित वाला सही नहीं है। नीला कलर इसीलिए नहीं दिखाई देता कि वो प्रकाश नीले प्रकाश को अवशोषित कर देता है। प्रकीर्णन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, बिल्कुल तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। छोटी तरंगदैर्ध्य लंबी तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होगी, बिल्कुल सही है। छोटी तरंगदैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन उसका ज्यादा होगा। आकाश नीला इसलिए दिखाई नहीं देता, वायु नीले प्रकाश को अवशोषित करती, बल्कि इसलिए दिखता है क्योंकि वायुमंडल के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, वही कलर दिखाई देगा जो सबसे ज्यादा फैल रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है तो वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। न्यूटन ने सबसे पहले इसको देखा। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र होता है क्रिस्टलीय लेंस, उत्तल लेंस होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनाता है उत्तल लेंस ज्यादातर केस में। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए कांच के विभिन्न रंगों के प्रकाश अलग अलग चाल से गमन करता है। इस सवाल रिपीट हुआ है। एक विद्यार्थी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आराम से किताब पढ़ सकता है। किताब पढ़ने का मतलब है निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो दूर की नहीं देख पाता तो उनको निकट दृष्टि दोष है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि दूर बिंदु उसका निकट आ गया है। दूर बिंदु निकट आ गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर बिंदु निकट आया मतलब उसका जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए आंख में, लेकिन प्रतिबिंब उसका पहले ही बन रहा है रेटिना से, तो दूर बिंदु निकट आ गया। तो ये दूर बिंदु निकट आ गया तो निकट दृष्टि दोष है, जिसमें निकट तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किताब पढ़ पा रहा है, लेकिन दूर वस्तु को वो नहीं देख सकता है। इसका इलाज क्या निकट दृष्टि दोष का? न अवतल लेंस। एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। मतलब 25 सेंटीमीटर उसका निकट बिंदु है, ब्लैक बोर्ड दूर है तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। तो उसे मोतियाबिंद और सर्जरी की जरूरत है, उसे निकट दृष्टि दोष है। बिल्कुल दूर की वस्तु नहीं देख पा रही है, ब्लैक बोर्ड दूर है लेकिन किताब नजदीक देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा तो उसका उल्टा होता है कि उसके निकट दृष्टि दोष है। इसका इलाज क्या है? निकट का इलाज है यानी अवतल लेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन की घटना यहां पर है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। छोटी तरंगदैर्ध्य होती है आपके ये नीले कलर की, बैंगनी कलर की, तो इनका प्रकीर्णन हो जाता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो सूक्ष्म अणु लाल रंग की तुलना में नीले रंग को अधिक
प्रभावी ढंग से प्रकिरणित करते हैं और वही रंग दिखाई देता है। पृथ्वी पर वायुमंडल न होता ना तो प्रकिरण भी नहीं होता और आकाश काला दिखाई देता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है? प्रकिरणन हो जाएगी। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के प्रकिरणन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होगा? बैंगनी कलर सबसे अधिक विचलित होगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और प्रकिरणन इसका अधिक होगा, है ना, विचलित ये अधिक होगा। विचलन कोण अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है और बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक है। वह दोष जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट, अब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो वो उसका दोष है आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर तो स्पष्ट देख पा रहा है, ये बोल रहा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा, निकट दृष्टि दोष है। निकट की देख पा रहा, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की तो स्पष्ट देख पा रहा लेकिन दूर की नहीं देख पा रहा है, तो उसको मायोपिया हो रखा है, नाम उल्टा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरदृष्टिता या फिर हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दूरदृष्टिता मतलब उसके निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उसका निकट बिंदु है ना वो दूर चला गया है, तो दूर से वो देख पाएगा लेकिन निकट से नहीं देख पाएगा। तो वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। जरा दूरदृष्टिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी समंजन क्षमता पूरा खेल गड़बड़ हो गया है, कमजोर हो गई है। तो जरा दूरदृष्टिता में जो पक्षमाभी पेशी है ना वो कमजोर होने से लेंस के लचीलापन में कमी का कारण होता है। तो पक्षमाभी पेशी कमजोर हो गई जिससे लेंस का लचीलापन अब उसका वक्रता चेंज नहीं हो पाएगी, तो वस्तु दूर और निकट दोनों ही अक्सर नहीं दिखाई देती स्पष्ट रूप से, तो बाइफोकल लेंस वहां पर काम में लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश अपने मानक अभिविन्यास में एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन पर दिखे गए रंगों के अनुक्रम को, तो वो विबज्योर रंग दिखाएगा, VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और आपका ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट बात करते हैं दूरदृष्टिता। हाइपरमेट्रोपिया के दोष को किसके उपयोग से? दू यानी दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से आप ठीक करते हो। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष निकट दृष्टि को ठीक करने में? निकट न अवतल लेंस, ठीक है, उदय और अन। प्रकिरण के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंग को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है, वहां पर वर्ण विक्षेपण हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ये सारी घटनाएं होती है। ऑलरेडी सवाल इसका आ चुका है। स्पष्ट और सुविधापूर्ण दृश्यता के लिए किसी वस्तु को नेत्र से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो निकट बिंदु अपना होता 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अपना होता अनंत पर। दूर आपको वस्तु अनंत पर भी स्पष्ट रूप से देख सकते हो और निकट आप 25 सेंटीमीटर पर। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन से गुजरता है और टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखे टोटल 47 क्वेश्चंस और बीच में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको एक्सप्लेन कर लिया है। नेत्र की संरचना आपको बता दी है, निकट और दूर दृष्टि दोष के बारे में बता दिया है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पूरी ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट और ऐप से ले सकते हो, कूपन कोड लगा लेना TGRAM25, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।